गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। जैसे आपको पता है कि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का ये कोर्सेस है। आपको हमारे इस ऐप पे कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट मिलेगा। इसमें से 750 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, मतलब आसपास का एग्जैक्ट इसका रेट है इस कोर्स का, और बहुत रीजनेबल प्राइस है। तो हम कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे। कैपिटल मार्केट में से हमें जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब ये अंतिम क्लास है कैपिटल मार्केट की, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई। बदला, एक ये टर्म है बदला। स्टेट सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। जब किसी स्टॉक कारोबार के विलंबन की मांग स्टॉक के खरीदार के द्वारा की जाती है। बदला क्या है एक्चुअल में? जो बदला है, जब किसी स्टॉक कारोबार के विलंबन की मांग जो है खरीदार के द्वारा करी जाती है, तो इसको बदला कहा जाता है। इसको वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में इसे कॉन्टैगो कहा जाता है। कॉन्टैगो। तो बदला आपने देखा कि भाई कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के विलंबन की वजह से, स्टॉक एक्सचेंज के विलंबन की वजह से, विलंबन की वजह से मांग स्टॉक के खरीदार के द्वारा करी जाती है। जो मांग है वो स्टॉक के खरीदार के द्वारा की जाती है, तब इसको बदला कहते हैं। वेस्टर्न में इसको कॉन्टैगो कहा जाता है, ठीक है। आपने इसे देखा। एक छोटी सी और है औंधा बदला। ये औंधा बदला क्या होता है? एक छोटा सा सब हेडिंग है, औंधा बदला। जब किसी स्टॉक कारोबार के विलंबन व मांग स्टॉक विजेता के द्वारा की जाए। जब किसी स्टॉक कारोबार के विलंबन व मांग जो है, मांग स्टॉक विक्रेता के द्वारा की जाए, तब वह औंधा बदला की स्थिति में होता है, और इसे प्रतिवर्ती बदला या रिवर्स बदला या इसको बैकवर्ड बदला कहा जाता है, ठीक है। वादा, फ्यूचर्स, यानी शेयरों के कारोबार में जो प्रावधानित एक व्यवस्था है जिसमें शेयर के भविष्य के किसी मूल्य की बोली लगाई जाती है, और पहले से तय की गई भविष्य की किसी भी तिथि को कारोबार का निपटारा यानी सेटलमेंट संपन्न होता है। इसको फ्यूचर्स कहते हैं या वायदा कहा जाता है, वायदा। अगला आपका सब हेडिंग है न्यासी, डिपोजिटर्स। न्यासी 1996 में ये व्यवस्था शुरू करी गई। इसके अंतर्गत शेयरों के प्रमाण पत्रों को यानी पेपरलेस रूप में डिपॉजिट रखने की व्यवस्था है। इसमें से शेयरों का जो है, अब देखोगे यानी अभौतिकीकरण होता है, और इसे डीमेट भी कहा जाता है। मैंने आपको इसकी जो चारों चीजें हैं मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, है ना। इसके साथ साथ स्प्रेड, अगला छोटा छोटा ये हेडिंग है, स्टेट सिविल सर्विस में पूछा जाता है। हालांकि यूपीएससी में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है। एक्चुअल में ये हमारा जो कोर्स है वो प्रीलिम्स, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए भी। देखो, शेयर के क्रय और विक्रय जो है, तो इस मूल्य के अंतर के बीच जो इस तरह के शेयर है, मान लो शेयर के क्रय और विक्रय, तो इनके बीच के अंतर को स्प्रेड कहा जाता है। जो क्रय और विक्रय के बीच का जो अंतर है, इसको स्प्रेड कहा जाता है। शेयर की तरलता जितनी ज्यादा होती है उसका स्प्रेड उतना ही कम होता है। मतलब जो शेयर की लिक्विडिटी जितना अधिक होगी, स्प्रेड उतना ही कम होगा। और इसके विपरीत जो है क्रय से, इसे जॉबर के, जो कि मैं बता चुका हूं, तो जॉबर के टर्न या मार्जिन या हेयर कट के तौर पे इसको जाना जाता है। हेयर कट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछली से पिछली क्लास में, तो ध्यान रखिएगा। स्प्रेड आपने देखा। अब बाहर के, जो बाजार के बाहर सौदे, बाजार के बाहर सौदे, स्टॉक एक्सचेंज से बाहर जो है स्टॉक का जो लेन देन होता है वह आधिकारिक नहीं होता है, और सामान्य ट्रेडिंग घंटों के बाद ही होता है, जो सामान्य ट्रेडिंग है, ठीक है। अब जैसे कि
NSCC यानी नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, NSCC NSCC जो है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना जो है 1996 में एक सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर कंपनी के तौर पे, पब्लिक PSU के तौर पे करी गई थी। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में होने वाले सभी कारोबारों में दोनों पक्षों के जो रिस्क हैं, काउंटर पार्टी रिस्क है, इसका वहन कराता है। अब यह जो है स्टॉक क्रेता और विक्रेता के बीच एक कड़ी है, एक माध्यम है, जो कि कारोबार के निपटारे में परिवर्तित होने की गारंटी भी देता है। ठीक है, तो NSCC ध्यान रखिएगा, अगेन मैं बोल दूं NSCC, इसे लिख देता हूं, है ना, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना मैंने बताया, और पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है, तो ये पब्लिक जो PSU के तौर पे इसकी मतलब स्थापना करी गई थी। और यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले जो सभी कारोबार हैं, दोनों पक्ष, दोनों पार्टी के बीच में ये जो काउंटर रिस्क है उसका असेसमेंट करके और उसका वहन करती है। ठीक है, अगला है असहोपकारीकरण। ये असहोपकारीकरण क्या है? देखो, इस प्रक्रिया की शुरुआत जो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा 2002 में की गई थी। इसके अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के स्वामित्व प्रबंधन और दलालों के बीच जो है संबंध विच्छेद तो करने का इसमें से प्रॉपर प्रावधान है। इसके अनुसार किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई भी दलाल जो ब्रोकर है वो शामिल नहीं किया जा सकता है। और वर्तमान टाइम में भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंजों में यह पूरी प्रक्रिया की जा चुकी है प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको असहोपकारीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अथोराइज्ड कैपिटल, अगला हमारा सब हेडिंग है अधिकृत पूंजी। अथोराइज्ड कैपिटल, देखो ये वो ऊपरी सीमा है जिस तक किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, जिस कंपनी के द्वारा उससे मतलब मैक्स शेयर जारी किए जा सकते हैं, अधिकृत पूंजी कहलाती है, अथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है। इसे सामान्य नॉमिनल या फिर इसको रजिस्टर्ड पूंजी भी कहा जाता है या नॉमिनल पूंजी भी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इस पूंजी को संगठन यानी ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ जो एसोसिएशन है, MOA आपने सुना होगा, MOA, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या संगठन अनुच्छेद, तो इसमें से जो है ना ये फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला हमारा सब हेडिंग है यानी पेडअप कैपिटल, पूंजी प्रदत्त देय पूंजी। ये अधिकृत पूंजी अथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा है जो किसी कंपनी के द्वारा शेयर जारी करके प्राप्त किया जाता है, पेडअप कैपिटल कहा जाता है। उसे देय पूंजी या प्रदत्त पूंजी भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी कंपनी द्वारा अपनी जो सकल अधिकृत पूंजी को शेयर बेचकर उगा ही लिया जाए, तो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अगला हमारा सब हेडिंग है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर के द्वारा वास्तव में भुगतान की गई अंशदान, यानी शेयर होल्डर के द्वारा जो भुगतान की गई, पेमेंट किया गया जो अमाउंट है, इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, देखो जो अंशदान हेतु उसके द्वारा वायदा की गई जो धनराशि है, शेयर धारकों के द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि का जो अंशदान है, इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। अगला छोटा सा सब हेडिंग है इशूड कैपिटल, इसको निर्गमन करना, तो निर्गमित पूंजी भी कहते हैं। ये अधिकतम पूंजी की वह मात्रा है जिसे कंपनी के जो शेयर हैं, तो कंपनी द्वारा शेयरों की बिक्री से प्राप्त करने की घोषणा करी जाती है। अगेन सुनना, ये वो मैक्स पूंजी है, मैक्स कैपिटल है, मतलब ये वो मात्रा है मैक्स कैपिटल की जिसे कंपनी के द्वारा शेयरों की बिक्री, कंपनी मान लो एक सी है, इसके द्वारा जो शेयरों की बिक्री
करने की बिक्री जो है, तो शेयरों की बिक्री से प्राप्त करने की घोषणा की जाती है। इसे अभिदत्त निर्गमित पूंजी भी कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा संबंधित कंपनी की जो अथॉराइज्ड कैपिटल है वही होती है। ठीक है, अगला है ग्रीन शो ऑप्शन। इसका रेफरेंस लिया था, याद है? ग्रीन शो ऑप्शन एक प्रावधान जिसके अंतर्गत एक कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है। मतलब ये जो ग्रीन शो ऑप्शन है, ये एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत एक कंपनी वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार शेयर जारी करती है और उसे कुछ अतिरिक्त शेयर, खासकर 15% जनता को बेचने की अनुमति दी जाती है। इसी को ओवर अलॉटमेंट प्रावधान भी कहते हैं। और इसका नाम जो है वो प्रथम यूएसए की एक जूता कंपनी थी, ग्रीन शू कंपनी। इसकी वजह से इसको ग्रीन शू ऑप्शन भी कहा जाता है। इसे इस प्रकार का विकल्प की भी अनुमति दी गई है, अपने नाम को, मतलब अपने नाम को रख सकती है। तो ग्रीन शू ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा। या फिर ओवर अलॉटमेंट प्रावधान, एक ही चीज है, ठीक है ना? ओवर अलॉटमेंट प्रावधान, तो ये समझा आपने कि भाई ये एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा अलॉटमेंट है जिसके तहत एक कंपनी वेरी फर्स्ट टाइम जो शेयर जारी करती है और कुछ अतिरिक्त शेयर बेच करके करीब 15% मतलब शेयर जनता को मतलब बेचने की अनुमति होती है। इसी को ओवर अलॉटमेंट प्रावधान कहा जाता है। ठीक है, अगला है पेनी स्टॉक। अभी तक मैं अभी किसी क्लास में ये नहीं पढ़ाता था, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस में यूपीपीसीएस का भी लगा हुआ है, तो इस वजह से, और राजस्थान का भी बीपीएससी का भी 1-2 दिन से शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां तक मैंने आज देखा है कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब भाई ऐसे शेयर जिनकी कीमत स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब पेनी स्टॉक वो है कि ये ऐसे शेयर जिनकी कीमत स्टॉक एक्सचेंज में अपेक्षाकृत लंबे समय तक काफी कम रहती है, काफी पुअर रहती है। सट्टेबाज काफी बड़े लाभ के लिए इसकी जमाखोरी आरंभ कर सकते हैं, जैसा कि भारत में वर्ष 2006 के मध्य ऐसा देखने को मिला था। क्योंकि ऐसे स्टॉकों की जमाखोरी होती है और अंततः उनके बाजार मूल्य में जब वो एक साथ बेचते हैं तो फिर वृद्धि होती है और सट्टेबाज उन शेयरों का उच्च कीमत पर विक्रय करके बड़ा पैसा, मोटा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि इन शेयरों का क्रय करते हैं और फिर अंततः भारी नुकसान हो सकता है उनको जो बेचते हैं, क्योंकि इन स्टॉक के मूल्यों में ऑब्वियसली आपने सस्ते में बेच दिया तो आपको नुकसान तो हो जाएगा। स्टॉक के जो मूल्यों में वृद्धि अनैच्छिक या प्रत्येक जानबूझकर की गई हेरा फेरी की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, ईएसओपी कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई ये क्या थी, एमएनसीज के बारे में भी बताया। एक एसटीबी, छोटा सा एसटीबी, सॉरी एसटीबी कह रहा हूं, एसबीटी नॉट एसटीबी, ये स्क्रीन आधारित कारोबार इलेक्ट्रिक माध्यम या फिर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटरनेट, ये इस पर बेस्ड होती है। अब ये कारोबार है ना, ये इस प्रकार का प्रथम व्यापार जो है न्यूयॉर्क के ब्रॉड ब्रोकर कैंटर जो फिट जेरेल्ड है, इसके द्वारा 1972 में शुरू किया गया था और भारत में इसका आरंभ है ना ओटीसीआईसीआई में वर्ष 1989 में आरंभ हुआ और इस प्रकार का कारोबार सभी एक्सचेंजों में होता है। ठीक है, तो आपने एसबीटी को भी देख लिया है, छोटे छोटे सब हेडिंग है। ओएफसीडी यानी ऋण पत्र प्रतिभूति बाजार से धन एकत्रित करने के लिए सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध फर्मों के द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अमूच, ये तो इसमें से जो कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि परिवर्तनी, पूर्णता परिवर्तनी और सेमी परिवर्तनी, तो बस आपको इतना जानना था क्योंकि बाकी की चीजें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, इसके साथ जो अगला हमारा जो छोटा सा एक हेडिंग है, वो डेरिवेटिव्स, ऑलरेडी मैंने बताया। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बचा है, इसे हम देख लेते हैं। और इसके साथ साथ इसमें से भारतीय निक्षेपागार रसीद, ये क्या है? भारतीय यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, आईडीआर। और जब मैं आईडीआर पढ़ा रहा था तो जीडीआर पढ़ाया था।
और एडीआर पढ़ाया था, याद होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो एक दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये मतलब इस लेक्चर का, ये लेक्चर इस सब हेडिंग के बाद बड़ा सब हेडिंग है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, दिवाला। दिवाला, यहाँ से क्वेश्चन मेंस में तो आता ही आता है, प्रीलिम्स में भी आए, दिवाला, दिवालिया, दिवालिया संहिता 2016। देखो भाई, ये जो संहिता है, ये कोड है, ये पहले से उपस्थित है, दिवालिया कानून को प्रतिस्थापित किया। पहले एक दिवालिया कानून था, दिवालिया कानून, उसकी जगह इस संहिता अर्थात दिवाला और दिवालिया संहिता को लाया गया 1 जून 2016 को, 1 जून 2016 को लागू किया गया। इसे कहा जाता है जीएसटी के बाद इस संहिता, मतलब जीएसटी के बाद ये जो संहिता है, ये वर्तमान सरकार के द्वारा लाया गया वित्तीय क्षेत्र में सबसे दूसरा आर्थिक सुधार के तौर पे इसको देखा जाता है। इसके माध्यम से जो दिवाला और दिवालिया संहिता है, भारत में कारोबार करना ज्यादा सरल होगा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आसान होगा। भारत में एक कारोबार में प्रवेश करना जितना मतलब कोई कारोबार है तो जितना कठिन है, उससे कहीं बहुत ज्यादा कठिन उस कारोबार को बंद करके बाहर निकल। इसके कारण ये एक जो है, एक चक्रव्यूह सा बन जाता है, चक्रव्यूह के समान बन जाता है, इससे बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अब होता क्या है भाई, दिवालिया से संबंधित भारत में जो उपस्थित कानून है, इस संहिता के आने से पहले वो पूर्ण प्रभावशाली रहे हैं। जब तक ये संहिता नहीं आई थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, अब ये जटिल रहे हैं। जो इसे मतलब है, ये जो पहले दिवालिया कानून था बहुत जटिल था, इसमें कुछ विसंगतियां भी थी। जैसे कि बात करें, एक व्यक्ति और औद्योगिक इकाई को दिवालिया घोषित करने के लिए मात्र ऋणी ही आवेदन कर सकता था। पहले मात्र जो व्यक्ति ऋणी है वही आवेदन कर सकता था, और इस पूरी प्रक्रिया में सुनवाई के उद्देश्य से कोई भी एक समर्पित, जो एक डेडिकेटेड निकाय नहीं होता था। जो आवेदन है वो कंपनी लॉ बोर्ड और फिर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और न्यायालय, मतलब ये न्यायालय के समक्ष लाया जाता था। इसके कारण पूरी प्रक्रिया में एक मतलब एकता नहीं, समरूपता नहीं दिखती थी, और सुनवाई पूरी होने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की जो समय सीमा वो भी नहीं लागू होती थी। साथ ही साथ और भी हर्डल्स थे, जैसे कि ऋण की जो प्रक्रिया है, ऋण निस्तारण की प्रक्रिया, सेटलमेंट की प्रक्रिया, एक कंपनी के कर्मचारी के प्रति देयता के साथ साथ सुरक्षित ऋण जो दाताओं हैं तो उनके प्रति जो देयता को पूरा किया जाता था। इसके बाद राज्य सरकारों और केंद्र के द्वारा प्रतिदेयता को पूरा किया जाता था। पहले कैसे दिया जाता था, जो कर्मचारी हैं कंपनी के तो उनकी देयता के साथ साथ जो सिक्योर्ड डेट हुआ करते थे, सुरक्षित ऋण हुआ करते थे, उनकी देयता को पूरा किया जाता था। फिर इसके बाद राज्य सरकारों को, फिर केंद्र सरकार की देयता, ये पूछा जाता है, मैं इसे बता देता हूं। इस निस्तारण की प्रक्रिया में पहले कर्मचारियों के प्रति देयता जो थी, क्योंकि पुराना और नया दोनों पूछा जाएगा कि क्या है, तो कर्मचारियों के प्रति देयता, कर्मचारियों के प्रति देयता, कर्मचारियों की प्रतिदेयता के साथ साथ सुरक्षित ऋण देताओं की जो है, इसमें फिर जो सुरक्षित ऋणदाता थे, सुरक्षित ऋण दाताओं के प्रति पूरा किया जाता था। इसके बाद राज्य सरकारों की देयता जो बाकी थी, राज्य सरकारों का पैसा, राज्य सरकारों की देयता, फिर इसके बाद केंद्र सरकार, ये सीक्वेंस पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार, ठीक है। फिर असुरक्षित ऋण, असुरक्षित जो है ऋणदाता को क्षति पहुंचती थी, मतलब इन्हें, तो इसमें समस्या क्या थी कि भाई देखो, कर्मचारियों के प्रति ठीक है, सुरक्षित ऋणदाताओं को ठीक है, राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार, लेकिन जो असुरक्षित ऋणदाता हैं इनको लॉस होता था,
क्योंकि यह जो है एक्चुअल में अगर इन्हें हम एक माने तो ये चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे आते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो इंसॉल्वेंसी, ये जो सुरक्षित ऋण है, ये इसके बाद इंसॉल्वेंसी, दिवाला, दिवाला देख लो, क्योंकि हमारा सब हेडिंग तो यही था ना। तो पहले तो दिवाला होता क्या है, फिर दिवालिया क्या है, ये दोनों अलग अलग कंडीशन। ये जो दिवाला है ना, ये एक वित्तीय स्थिति है भाई, एक वित्तीय स्थिति है। यह एक व्यक्ति या एक औद्योगिक इकाई, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट, उसकी अपनी देयताओं को पूरा करने में अगर असमर्थ रहे, ये जो है एक वित्तीय स्थिति है। कोई व्यक्ति या कोई मतलब कंपनी या कोई औद्योगिक इकाई अपनी देयताओं को, देयता तो जानते हो लायबिलिटी, उसको पूरा करने में असमर्थ रह जाती है, असमर्थ रहे। अब देखो क्या होता है, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, यह एक अनैच्छिक स्थिति है। जब इंसॉल्वेंसी की स्थिति को कानूनी मान्यता मिल जाए, जब इस इंसॉल्वेंसी की स्थिति को, दिवाला की स्थिति को कानूनी मान्यता प्रदान, मतलब कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए किसी प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जाए और उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई को औपचारिक तौर से इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए या कानूनी मान्यता मिल जाए, तब इसको बैंक्रप्सी की स्थिति कहलाएगी। यानी इंसॉल्वेंसी को अगर कानून ये कह दे, कानूनी मान्यता मिल जाती है, तब यह स्थिति दिवालिया, बैंक्रप्सी कहलाती है, बैंक्रप्सी कहलाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब भाई बैंक्रप्सी एक ऐच्छिक दशा है, लेकिन यह एक अनैच्छिक दशा है। दिवाला यह एक अनैच्छिक दशा है, बल्कि आप देखोगे ये बैंक्रप्सी है, ये एक ऐच्छिक दशा है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि भाई एक बैंक्रप्सी की दशा हमेशा इंसॉल्वेंसी की दशा भी होगी, जो एक बैंक्रप्सी की दशा हमेशा इंसॉल्वेंसी की दशा होगी, परंतु हर एक इंसॉल्वेंसी की दशा अनिवार्य तौर से बैंक्रप्सी की दशा नहीं हो सकती है या बैंक्रप्सी को जन्म नहीं देगी। यदि एक व्यक्ति या कोई औद्योगिक इकाई बैंकरप्ट घोषित हो जाए, मान लो कि बैंकरप्ट हो जाता है, वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तब ऋण का निस्तारण जो है इसी प्रक्रिया से प्रारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से व्यक्ति औद्योगिक इकाई की संपत्ति को नीलाम करके उसकी जो देयताएं हैं उसको पूरा किया जाएगा। अब एक्चुअल में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये जो नवीन संहिता है, इसमें एक प्रावधान रखती है। प्रावधान क्या रखती है कि एक व्यक्ति कंपनी के बैंक्रप्सी के लिए आवेदन ऋणदाता भी कर सकता है, ऋणदाता भी कर सकता है, और इसके साथ इसके अंतर कंपनी लॉ बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे कि अब आवेदन मात्र नेशनल जो है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, ये एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष दिया जा सकेगा, मतलब ये किया जा सकेगा। अब ही क्या है, पहले जो कंपनी लॉ बोर्ड था उसको समाप्त कर दिया। जो कंपनी लॉ अधिनियम है, ये 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, जो कि आपको पता है कि एनसीएलटी ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसे जून 1 2016 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया और वर्तमान में कुल इसकी 16 बेंचेज चल रही हैं, 16 बेंचेज हैं, जिनमें से 2 बेंचेज इसकी दिल्ली में है और इनमें से इसकी एक प्राथमिक बेंच है। अन्य जितने भी निकायों के समक्ष बैंकरप्सी के मामलों की सुनवाई चल रही है, उसको स्थानांतरित करके एनसीएलटी के अंतर्गत लाया जाएगा और सुनवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी। यदि एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी के संदर्भ में सुनवाई है, तब यह हर हाल में जो सीमा है 180 दिनों के अंदर, मतलब रखी गई है कि उसको रेजोल्यूशन 180 दिनों के अंदर देना होगा, और एक बार में जो है अतिरिक्त उसे 90 दिनों का टाइम मिल सकता है, 90 दिनों का प्रावधान रहेगा। यदि सुनवाई एमएसएमई के संदर्भ में है, तब समय सीमा जो है 180 ना होकर के 90 दिनों की है और इसे अतिरिक्त 45 दिनों का और टाइम दिया जा सकेगा। एनसीएलटी के समक्ष आवेदन होने पर सुनवाई प्रारंभ होती ही इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होती है और इसके अंतर्गत उस कंपनी को पुनर्गठित करके उपाय तलाशे। इस प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित पेशेवर लोगों को नियुक्त किया जाता है और यह कंपनी को पुनर्गठित करने के जो उपाय है वो तलाशे जाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित जो पेशेवर लोगों को नियुक्त किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए वे नैतिक आधारों पर अपनी जो जिम्मेदारियों को पूरा करें।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई और यह कंपनी जो पुनर्गठन ना हो, अगर मान लो संभव ना हो, तभी ऋण का निस्तारण की प्रक्रिया शुरू होगी और कंपनी की संपत्ति को नीलाम करके देयताओं को दिया जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जितना बताया यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना ये है कि किस मतलब ये कैसे, ऐसे देखो, पहले किसे ऋण दिया जाएगा, किसका सेटलमेंट पहले किया जाएगा। तो कंपनी के कर्मचारियों को विगत 24 माह का वेतन, ध्यान रखिएगा, कंपनी के कर्मचारियों का विगत 24 माह का वेतन और जो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर यानी सुरक्षित ऋण पत्र धारकों के प्रति पहली देयता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले इनको पैसा दिया जाएगा। इसके बाद आता है असुरक्षित ऋणदाता, वहां 3rd नंबर पे थे, यहां 2nd नंबर पर ही है असुरक्षित ऋणदाता। असुरक्षित ऋणदाता, जिन्होंने असुरक्षित ऋण दिया है, ऋणदाता। तीसरा है भाई वरीयता शेयर धारक, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। फिर अगला है इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ये कुछ ऐसे इसका रेजोल्यूशन होगा। भाई एनसीएलटी के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकेगा। इसके निर्णय को चुनौती मात्र नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी में दी जा सकती है। और एनसीएलएटी के निर्णय को अगर मान लो कि एनसीएलएटी में भी कोई संतोष नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत यह भी तय किया गया है कि भाई वह कंपनी, मान लो कि जिसकी नीलामी हो रही है, तो उसका संस्थापक, उससे संबंधित कोई और व्यक्ति नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेगा जब नीलामी होगी। साथ ही यदि किसी कंपनी का संस्थापक या व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी की नीलामी में हिस्सा लेना चाहे, तब ऐसे में उसके ऊपर, उसकी कंपनी के ऊपर कोई ऐसा ऋण नहीं होना चाहिए जिसे वह वापस नहीं कर पा रहा हो। इसके अंतर्गत यह भी तय किया गया है कि यदि गृह निर्माण से संबंधित कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है, तब ऐसे में खरीदारों को सुरक्षित ऋणदाता की श्रेणी में रखा जाएगा। अब यह भी तय किया गया है कि ऋणदाताओं में से जो ऋणदाता यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंतर्गत लिए गए निर्णयों का विरोध कर रहे थे, तब उससे यह प्रक्रिया बाधित हो रही थी और इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाया गया। यह ऋणदाताओं के बीच एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत यदि कुल ऋणदाताओं में से कम उतने ऋण सहमत हो जाएं, उतने ऋणदाता सहमत हो जाएं जिन्होंने कुल करीब ऋण का कम से कम 66% का योगदान कर रखा हो, तब ऐसे में जो ऋणदाता हैं उनसे निर्णय स्वतः लागू हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, ये जो कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये इस संहिता को सफल होते देख करके आरबीआई ने निगमी ऋण के पुनर्गठन की व्यवस्था 12 फरवरी 2018 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से खत्म कर दिया है। मैंने निगमी ऋण पुनर्गठन जो है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में या उससे पहली क्लास में आपको मैंने समझाया था उसके बारे में, जैसे कि 5:25 स्कीम, इसके साथ साथ मैंने आपको और भी कुछ यानी S4A स्कीम, ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जो कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग थी, ये व्यवस्था मैंने बताया था कि भाई अब इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंतर्गत जो स्कीम्स थी, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया था जब बैंकिंग सिस्टम आपको पढ़ा रहा था। अब ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं रहा है क्योंकि इसकी जगह पे जो संहिता है ये सफल होती देखी गई है। तो भाई जो निगमी ऋण पुनर्गठन है, कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, इसको समाप्त कर दिया गया है। बैंक व ऐसी कंपनियों को 180 दिन का समय दिया गया है और निर्देश भी दिया गया है कि यदि कंपनी इन 1 से 80 दिनों की कुल देयता को कम से कम 20% देने को तैयार हो जाती है, जो उसकी कुल देयता है, तब उस कंपनी को दिवालिया घोषित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा अगर वह कंपनी 20% अपनी देयता का देने को राजी हो जाए। अन्यथा ऐसी कंपनी को इसी संहिता के अंतर्गत उसको दिवालिया बैंकरप्ट घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। एमएसएमई के संस्थापकों को अपनी कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगाने का अधिकार दिया गया है और यदि वे बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की अयोग्यता का सामना नहीं करते हैं, तभी वह एमएसएमई के अंतर्गत कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
एक व्यक्ति के संदर्भ में बैंकरप्सी से संबंधित सुनवाई जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में होगी और इसके निर्णय को चुनौती जो है वो हाई कोर्ट में ही दी जा सकती है। इसके निर्णय को डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल DRAT कहा जाता है, इसमें ही दी जा सकेगी और फाइनली इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला था, हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है, हाई कोर्ट में ये अपील नहीं किया जा सकता है। जो नए प्रावधान है इसकी वजह से बैंकरप्सी से संबंधित प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, आसान हो जाती है, परंतु इसके समक्ष और भी चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं। इन न्यायाधिकरण की स्थापना के कारण उच्च न्यायालय के प्राधिकार पे कंटिन्यूअसली प्रभाव देखने को पड़ रहा है। इसके साथ साथ वैसे मामले जिसमें से सुनवाई अन्य निकायों के समक्ष चल रही है और उन्हें यदि NCLT के अंतर्गत लाया जाता है तब यह विलंब को भी जन्म दे सकता है। याचिका दायर करने का अधिकार चूंकि अब ऋणदाता के पास भी है और ऋणी के पास, तो तब ऐसे में जो है प्रावधानों का दुरुपयोग बढ़ सकता है। हालांकि इस संहिता जो है, ये कोड है, इसके कारण बैंकों का जो NPA है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत देखा। मैंने आपको दोनों सीक्वेंस ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये पहले पैसे का कैसे वो वर्क किया जाता था, पहले किसे सेटलमेंट के बाद सबसे पहले किसे वरीयता दी जाती थी, अब कुछ ऐसे है, इस वजह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खासकर ये स्टेटमेंट दोनों में से ये पक्का रखते हैं, दोनों के स्टेटमेंट रखते हैं और नहीं आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ये नोट्स में सारी चीजें आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्चुअल में जो हमने देखा है ओवरऑल कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं कि इसमें अगर किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इसमें से 2-4 चीजें छोटी छोटी रह गई हैं तो वो क्यों रह जाएं तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक सममूल्य और अधिमूल्य पर शेयर की बात है, यानी शेयर एट पार और शेयर एट प्रीमियम। ये क्या है थोड़ा सा ये देख लो, शेयर एट पार और शेयर एट प्रीमियम। देखो भाई, भारत में एक सामान्य शेयर को आमतौर पर 10 रुपए के सममूल्य यानी फेस वैल्यू का माना जाता है, 10 रुपए की फेस वैल्यू का माना जाता है। वहीं पहले जारी कुछ शेयर जो है अभी 100 रुपए के सममूल्य के हैं, जो पहले जारी कर गए थे तो वो 100 रुपए के सममूल्य के हैं। दरअसल वैल्यू यानी जो सममूल्य वैसा वैल्यू होता है, वैसा मूल्य होता है जिस पर कोई शेयर बतौर इक्विटी कैपिटल, जो शेयर पूंजी होती है बैलेंस शीट में वह मूल्य तौर पे दर्ज होता है, और इक्विटी कैपिटल जो है सामान्य शेयर पूंजी जैसा ही होता है। व्यक्तिगत संस्थापकों या उद्यमियों के द्वारा स्थापित नई कंपनियों के पब्लिक इशू के लिए, जो पब्लिक इशू होता है तो उसके लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत जो जिसके मुताबिक सभी नई कंपनियों को अपने शेयर सममूल्य यानी 10 रुपए पर उपलब्ध कराने होते हैं। हालांकि बाजार में मौजूद कोई कंपनी एक नई कंपनी बनाती है जिसके 5 साल के लगातार लाभ की जो क्षमता हो वह अपने जो शेयर प्रीमियम यानी अधिमूल्य पर भी जारी कर सकती है। तो ये तो आपने देखा शेयर एट पार और शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब कंपनी प्रीमियम पर अपने शेयर जारी करती है तो वह कम शेयर जारी करके ही लोगों की आवश्यकता, जो उसकी आवश्यकता होती है तो लोगों से आवश्यक पूंजी उठा लेती है मार्केट से। जैसे पहली बार उद्यम में आई एक नई कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का इरादा रखती है तो उसे सममूल्य पर यानी कि 10 रुपए के प्रति शेयर पर 10 लाख आम शेयर देने होंगे, और वही पहले से अगर मान लो मौजूद कंपनी है तो इतनी ही राशि 50 रुपए प्रति शेयर जो है वो अपने शेयर के बाजार के भाव करीब वो कर सकती है, तो 2 लाख शेयर बाजार में लाकर ये कमा लेगी। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर जो है 40 रुपए प्रीमियम यानी उस पे प्रीमियम पे बेचा है और 50 रुपए के जो सब्सक्रिप्शन प्राइस से कमाई की है। पहली वाली जो कंपनी थी तो उसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए ग्राहक मूल्य 10 रुपए हुआ था, और भारत में ऐसी स्थिति में कंपनी के जो खाते हैं, जो बैलेंस शीट है, इसमें 10 रुपए के शेयर कैपिटल अकाउंट के तौर पे दर्शाया जाएगा। साथ में 40 रुपए का जो शेयर है वो प्रीमियर अकाउंट के तौर पे दर्शाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा प्रीमियम होगा उतने ही कम कंपनी को शेयर लाने पड़ेंगे, उतने ही कम शेयर बेचने पड़ेंगे। इसी कारण 1993 में मुक्त मूल्य निर्धारण नीति के अंतर्गत कई
कंपनियां इतनी ऊंची कीमत पर बाजार शेयर लेके आई कि उसमें से ज्यादातर आप देखोगे, ज्यादातर ऐसे मैटर आए कि वे अपने बाजार भाव से कहीं ज्यादा थी। ऐसे में खरीदार कम आए। हालांकि कंपनियां अपने शेयर के उच्च मूल्य निर्धारण के नुकसान से काफी कुछ सीख भी ली, ऐसा नहीं है, काफी उन्हें कुछ सीखा। और अब यह कुछ समय पहले की बात है कि जो निर्गम मूल्य है ये अधिक यथार्थवादी हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक्चुअल में इशू है। ठीक है, अब देखो वित्तीय विदेशी अगर हम बात करते हैं विदेशी वित्तीय निवेश को लेकर के, फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फाइनेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, भारत के द्वारा देश की पूंजी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश जो एफपीआई और एफआईआई की अनुमति 1994 में प्रदान की गई थी। और वर्तमान टाइम में करीब 10,131 संस्थान जो है सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इतने संस्थान सेबी में रजिस्टर्ड हैं। भारतीय पूंजी बाजार में आज इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनके द्वारा वित्त वर्ष 2002 से 2018 के बीच लगभग 12.51 ट्रिलियन रुपए जो है यानी करीब 171 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा चुका है। तो और बाकी की जो एफआईआई है और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही चुका था डिटेल में, बस इसमें से थोड़ा सा ये पॉइंट लास्ट क्लास में हमारा छूट गया था। ठीक है, क्योंकि डेटा से संबंधित पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वर्ष देखा एक यहाँ से क्वेश्चन और ऐसे बहुत पुराने डेटा से क्वेश्चन आ गया था। मेजर जो रेगुलेटरीज इनिशिएटिव्स है यानी विनियमन की कुछ पहले है, उसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने कुछ बताया है कि जैसे किसका किसका जो सेबी है जो वित्त वर्ष 2018-19 में सेबी के द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों को बेहतर ढंग से विनियमित करने की दिशा में कुछ गाइडलाइन जारी करी गई थी। इनमें कहा गया था कि केवाईसी जो प्रावधानों को उदारीकृत किया जाए, अब जो जिनसे व्यापार में भी निवेश की अनुमति दी जाए, तो ये सारी चीजें कही गई थी उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपने चीजें देखा, अब इसमें से मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है। एंजल निवेशक ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही दिया था। ठीक है ना, वेंचर कैपिटल से एंजल निवेशक पढ़ा दिया था ना, हाँ मुझे याद तो आ रहा है, पढ़ा दिया था लगभग। ठीक है, और क्यूएफआई जितनी भी स्कीम्स हैं क्यूएफआई वगैरह, तो इससे संबंधित मैं तो करंट में पढ़ा दूंगा, मतलब लेटेस्ट करंट करीब 10-12 वीडियो बनाऊंगा करंट पे, उसमें सभी जितना भी चीजें हैं पूरा एक साल का वो सारा सब कुछ मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, और जो RFIs यानी मार्च 2000, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो। देखो RFIs पहले इसे देख लो आप, RFPIs मार्च 2014 में RBI ने यानी आसान निर्बंधन प्रक्रिया के अंतर्गत परिचालन पद्धतियां अपना करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नियमों को सरलीकृत किया, जिससे कि वह अंतः प्रवाह यानी इनफ्लो को आकर्षित किया जा सके। और अब से जो है आगे के लिए जो पोर्टफोलियो निवेशक सेबी के दिशा निर्देश जो है इसके अनुसार रजिस्टर्ड होगा और उसे रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें रही हैं। अब आज यहीं तक जो पार्ट मतलब ये जो हमारा चैप्टर है खत्म हो गया। नेशनल इनकम एक चैप्टर हमारा आएगा जो कि महज 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके बाद जो है कुछ चीजें और देख लेंगे, मतलब एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। अभी तो बहुत है, इकोनॉमी बाकी है, अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं, बड़े बड़े कुछ चैप्टर बाकी है। ठीक है, अब पीएन की लोकप्रियता का कारण मैंने ऑलरेडी बताया, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स थी कि इसके लोकप्रियता का कारण क्या है। इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रॉमिसनरी नोट्स और पार्टिसिपेटरी नोट्स पिछले वर्ष ऐसे ही उसने मिस्टेक नहीं करी थी, यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछने में मिस्टेक नहीं करी थी, लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया इंग्लिश वाले वर्जन को और वो काफी मिस्टेक कर दिए। हिंदी में सेम चीज लिखी थी और हिंदी में मतलब देखो क्या होता है, कई बार जब आपको हिंदी में क्वेश्चन हिंदी वाले बच्चे अगर नहीं समझ आए तो ये ध्यान रखना, तो उनके लिए इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा एक बार नजर डाल लिया करिए आप। ठीक है, क्या होगा कि अगर आप इंग्लिश वर्जन में नजर डाल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। पार्टिसिपेटरी नोट्स और प्रोमिसनरी नोट्स को हिंदी में उसने सेम लिख दिया था और इंग्लिश में अलग अलग लिखा था, और उसने पूछा था कि जो है मनी मार्केट का हिस्सा कौन है। तो मनी मार्केट का हिस्सा क्या है, वो प्रोमिसनरी नोट्स है। कैपिटल मार्केट का हिस्सा प्रोमिसनरी नोट्स है और ये दोनों अलग अलग हैं और बहुत अलग हैं। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ रहा है। तो ये चैप्टर हो गया एंड यानी अर्थात खत्म। ठीक है, फिर कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।